गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे आज का गोल क्या होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो डिफरेंट हैं उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो पहला गोल होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना। उसके बाद सेकेंडली हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड थर्डली हम जो डिस्कस करेंगे आज वो होगा अपना होमोलॉगस सीरीज़ का टॉपिक कि होमोलॉगस सीरीज़ क्या होते हैं, डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब कुछ हम इस थर्ड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मेनली या ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई रिंग या चेन प्रेजेंट नहीं होता है। और दूसरे आते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड्स, यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बेसिकली हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं या फिर किसी रिंग का प्रेजेंस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आ गए अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन में। ये हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनको हमने कर लिया क्लासिफाई। सबसे पहले आ गया एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरे में आ गया साइक्लिक और क्लोज चेन, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, रिंग भी बोल सकते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं, और रिंग कंपाउंड्स। तो ये हो गई ब्रॉडली 2 कैटेगरीज। अब जो ये साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, हम इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि साइक्लिक जो रिंग है उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है या फिर कुछ अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इस तरीके के एटम्स भी अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स का प्रेजेंस होता है रिंग में, उनको हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड सेकेंडली ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा सम अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका प्रेजेंस होता है, हम उनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करें होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो हम उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम जितना अभी क्लासिफिकेशन किया उसी को पहले डिवाइड करके लिख लेते हैं। हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक में। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट सेकेंडली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके
बाद ये जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, यानी कि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्दर जो कैटेगरी उसमें हम बोल सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स and thereafter aromatic compounds. एरोमेटिक कंपाउंड्स में फर्दर दो कैटेगरीज हो सकती हैं। दे कैन बी आइदर बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन बेंजीनॉइड, मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग का प्रेजेंस है, या फिर ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो क्या है, एरोमेटिसिटी शो कर रहे हैं, वो एरोमेटिक है। तो इसको भी डिवाइड करके लिख लेते हैं, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो ये हो गया है अपना कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। अब एक एक करके इनको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स की। तो इस कैटेगरी में जो कंपाउंड्स आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसमें कोई भी चेन प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं, दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड इसमें स्ट्रेट या ब्रांच चेन होती है कार्बन एटम्स की। तो दे कंटेन स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सपोज इथेन की, तो वो कैसा है, CH3CH3। ये क्या है, एक सिंपल एसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें दो कार्बन एटम्स लिंक्ड हैं एक दूसरे से। ये हो गया अपना इथेन मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें इस तरीके के कंपाउंड की, एक ब्रांच चेन कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है अपना आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये भी क्या है, एक एसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें बेसिकली यहाँ सेकेंड कार्बन एटम जो ये वाला कार्बन है, इस पे ब्रांचिंग हो गई है। तो वही लिखा है, आइदर स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या फिर ब्रांच चेन हो सकते हैं। ये आपका स्ट्रेट चेन का एग्जाम्पल है और ये ब्रांच चेन का एग्जाम्पल है। अब इसमें एसाइक्लिक की डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये है आपका स्ट्रेट चेन और ये है आपका ब्रांच चेन। नेक्स्ट कैटेगरी जो अपने पास है वो है क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें साइक्लिक रिंग्स का प्रेजेंस होगा इन कंपाउंड्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की इसके अंदर। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनको मेनली हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं,
वैसे इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आते हैं। तो अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स रिंग के फॉर्म में जॉइंड होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्लास है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स रिंग के फॉर्म में जॉइंड होती हैं। कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एटम्स joined in the form of ring। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे अपने पास अगर साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल ले लें, ये बन गया अपना साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें क्या है, 3 कार्बन एटम्स है, साइक्लिक रिंग के फॉर्म में जॉइंड है। तो ये एग्जाम्पल हो गया अपना एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। इसी तरह अगर हम साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल लें, साइक्लोहेक्सेन, तो ये भी हो गया अपना एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल। अब बात करें अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जो कि इस कैटेगरी में अपना सेकेंड क्लास है। अभी हमने पहले होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक का डिस्कशन किया। अब इसी में जो सेकेंड कैटेगरी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक डिटेल में वीडियो लेक्चर आएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स का, अभी बस ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। तो दीज आर स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं। स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट फॉलो हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। इनको जो फॉलो करते हैं इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ये बेंजीनॉइड भी हो सकते हैं और नॉन बेंजीनॉइड भी हो सकते हैं। इससे हम क्या समझते हैं, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें बेंजीन रिंग का प्रेजेंस होगा। जैसे खुद बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन। या फिर हम बात करें नैप्थलीन की, तो वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और उसमें भी बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये बन गया आपका नैप्थलीन, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। उसी तरह हम एंथ्रासीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये बन गया अपना एंथ्रासीन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स थे ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स थे। अब अगर मैं बात करूँ नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो वो कैसे दिखेंगे, वो कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक 7 मेंबर्ड रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है अपना ट्रोपोलोन। ये है एक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। और यहाँ पे जो भी सारे एग्जाम्पल्स थे वो थे आपके बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स। अब हम
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ तक अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन था इस वाले पॉइंट तक होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। अब हमें बात करनी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि अदर एटम्स भी रिंग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, तो इसमें भी एरोमेटिसिटी आ सकती है। ठीक है, यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो ये क्या है? एक नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। सिमिलरली हम अगर इस कंपाउंड की बात करें, ये भी एक नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगेन दिस इज़ अ नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं जिसमें साइक्लिक रिंग में एक हेटेरो एटम यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरीके के अदर एटम्स जो कार्बन के अलावा प्रेजेंट है, हम उनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और ये एग्जाम्पल्स थे नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। अगर हम बात करें एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल्स, तो इसमें आ जाते हैं आपके, जैसे पिरिडीन आ जाता है, इस तरीके का कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद आपका ये फ्यूरान आ जाता है। अगेन थायोफीन भी एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है, जिसका डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। तो यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का जो गोल है, उसको एक बार देखते हैं, जो कि हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना था। फंक्शनल ग्रुप्स। अब बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं? तो फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं जो जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में लग जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, यानी कि उस फंक्शनल ग्रुप के लग जाने से वो पूरा एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? हम ये लिख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप is an atom or group of atoms that is responsible for the characteristic properties, ब्रैकेट में आप रिएक्शंस भी लिख सकते हो, ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो किसी मॉलिक्यूल में लग जाएं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने लगे।
अब जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक्चुअली में मोस्ट रिएक्टिव पार्ट होता है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. फंक्शनल ग्रुप इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट of the molecule. तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं और एक बार इसको समझते हैं. जैसे हमने ले लिया अगर एग्जाम्पल इथेनॉइक एसिड का, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? 2 कार्बन एटम्स होंगे. या फिर हम प्रोपेनॉइक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 3 कार्बन एटम्स होंगे. अभी मैं जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगी तो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि किस तरीके से हम डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं. ये हो गया अपना प्रोपेनॉइक एसिड. अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, जो ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल. ये है अपना हाइड्रो कार्बन रेडिकल. और जो फर्दर ये वाला पार्ट होता है, ये है अपना फंक्शनल ग्रुप. तो एक हो गया अपना हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो कि ये वाला पूरा पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है वो है अपना फंक्शनल ग्रुप. तो मेनली जो प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं, वो अपने फंक्शनल ग्रुप से होती हैं. तो अगर हम बात करें कि कौन से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं अपने पास, तो अपने पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. जैसे कुछ के नाम अभी बताती हूँ, और मैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से वो डिफाइंड होते हैं, उसको भी लिखेंगे. इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स करके एक हेडिंग डालेंगे हम. तो सबसे पहले आते हैं अपने एल्केन्स. वो क्या होते हैं? एल्केन्स ये होते हैं अपने सारे वो कार्बन के कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं. मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया भी था कि सिंगल बॉन्ड्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं. तो ये हो जाते हैं आपके इस तरीके से. इसमें इस तरीके से कार्बन चेन्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. ऑल सिंगल बॉन्ड्स. उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अपने एल्कीन्स. तो एल्कीन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. फिर आते हैं आपके एल्काइंस. एल्काइंस कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ट्रिपल बॉन्ड्स. उसके बाद अगर हम बात करें हैलो एल्केन्स की, तो उसमें क्या होगा, जो एल्केन्स की चेन है इसमें हम एक जो हाइड्रोजन एटम होगा उसको रिप्लेस करके हैलोजन एटम लगा देंगे.
तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। सपोज़ ये है अपने पास, यहाँ एक एक्स लग जाएगा, और एक्स क्या हो सकता है, कोई भी हैलोजन एटम हो सकता है, जैसे FCl Br I। ठीक है, तो ये हो गए अपने हैलो एल्केन्स। उसके बाद हम बात करते हैं एल्कोहल्स की। तो जो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है OH, वो जब भी किसी कार्बन चेन में लग जाता है तो वो कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्कोहल्स। इस तरीके से हम बता सकते हैं, जैसे ये अपनी कार्बन चेन है, इसमें लग गया ये OH फंक्शनल ग्रुप, तो ये बता रहा है कि ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो होंगे वो एल्कोहल्स होंगे। सिमिलरली इसी में हम फिनॉल्स की भी बात कर सकते हैं। इसी में हम बात कर लेते हैं फिनॉल्स की। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर ये OH ग्रुप जुड़ जाता है तो वो बन जाता है फिनॉल। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एल्डिहाइड्स पे, यानी कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल कंपाउंड्स पे। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। एल्डिहाइड्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें इस तरीके से CHO यानी ये ग्रुप जुड़ जाता है, ये ग्रुप जो लग जा रहा है इनको बोलते हैं हम एल्डिहाइड्स। अब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ये होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। तो इसी कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ अगर H लगा हो और एक तरफ R लगा हो तो वो बन जाता है एल्डिहाइड। मतलब R मीन्स कोई भी एल्काइल चेन जिसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, और अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स लग जाए तो वो बन जाता है आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड्स के बाद कीटोन्स। कीटोन्स क्या होते हैं, इस तरीके से, यानी इधर दोनों साइड एल्काइल चेन प्रेजेंट होगी। देन आते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, हम उनको डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, इसमें ये COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ये है आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। देन एस्टर्स की अगर हम बात करें, एस्टर्स की बात करें तो इसमें कार्बन चेन में जुड़ा होगा COOR ग्रुप। ये है अपना एस्टर का फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हम एसिड हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। अगर कार्बन चेन में इस तरीके से कहीं COX लगा हो, जहाँ पे X क्या हो सकता है, FCl Br I, इस तरीके से हैलोजन एटम्स हो सकते हैं, तो जो ये COX फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमीन्स की, अमीन्स फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कार्बन चेन में कभी NH2 लगा हो तो ये होते हैं आपके अमीन्स। तो बेसिकली ये जो NH2 फंक्शनल ग्रुप है, इन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अमाइंस या अमीन्स। उसके बाद अमाइड्स की अगर हम बात करें, अमाइड्स तो वो क्या होते हैं, जहाँ पे CONH2 फंक्शनल ग्रुप लग जाए, कोई कार्बन चेन होगी उसमें क्या लगा होगा, CONH2 फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम बात करते हैं एनहाइड्राइड्स की। एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं,
इस तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो ये है आपका, वो है एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आते हैं साइनाइड्स, जिनको हम नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। नाइट्राइल्स या फिर साइनाइड्स, वो होते हैं क्या, ऐसे कार्बन चेन जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ हो। ये हो जाते हैं आपके नाइट्राइल्स या साइनाइड्स फंक्शनल ग्रुप्स। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोसाइनाइड्स या आइसोनाइट्राइल्स की। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं अपने इस तरीके के कंपाउंड्स जिसमें NC लगा होता है। CN की जगह क्या लगा हुआ होगा, NC लगा हुआ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ईथर्स की, तो वो क्या होते हैं, कार्बन चेन प्रेजेंट होगी, बीच में एक ऑक्सीजन होगा, अगेन कार्बन चेन प्रेजेंट होगी, इसको हम लिख सकते हैं ROR। तो ये होते हैं अपने ईथर्स। उसके बाद अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से हमने अल्कोहल्स डिफाइन किया था उसी तरीके से हम थायोल डिफाइन कर सकते हैं, यानी कार्बन चेन में क्या लगा हुआ होगा, SH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा। ये बेसिकली आपका थायोल है। तो यहाँ तक हमने मोस्टली ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस कर लिया है। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में जुड़ जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, हैलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, देन एसिड हैलाइड्स, अमाइंस, अमाइड्स, एनहाइड्राइड्स, नाइट्राइल्स, ये सब नेम्स आपको याद रखने हैं। आइसोसाइनाइड्स, ईथर्स एंड थायोल्स, मोस्टली सारे फंक्शनल ग्रुप्स इसमें कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब होमोलॉगस सीरीज़ की, जो कि अपना आखिरी टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो होमोलॉगस सीरीज़ एक ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं जो मेनली एक जनरल फार्मूला से जिनको हम रिप्रेजेंट कर सके। जैसे हमने बात की थी अभी एल्केन्स की, जो सारे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो उनको हम एक स्पेसिफिक फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस जनरल फार्मूला के थ्रू हम सारे जो एल्केन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो कि एक कॉमन फार्मूला से रिप्रेजेंट हो सके, हम उनको बोलते हैं अपने होमोलॉगस सीरीज़। तो हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, homologous series is a series of compounds in which the compounds show similar chemical प्रॉपर्टीज़। एक जनरल फार्मूला से हम उनको शो कर सकते हैं। अब जो एक क्लास ऑफ फैमिली होगी पूरी, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट डाउन करते हैं होमोलॉगस सीरीज़ के रिगार्डिंग। सबसे पहला ये कि जो भी मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज़ के, उनको हम एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ homologous series
can be represented by the same general formula. सेकेंडली हम ये बोल सकते हैं कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होंगे, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स मतलब जो एक के बाद एक आ रहे होंगे, वो होमोलॉगस सीरीज में CH2 यूनिट से डिफर करेंगे. टू consecutive members of homologous series differ in their formula by CH2 यूनिट. अगर वो CH2 यूनिट से डिफ़र कर रहे हैं तो उनके मास में कितने का डिफरेंस होगा? 14 यूनिट्स का डिफरेंस होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कार्बन की तो इसका एटॉमिक मास होता है 12, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो उसका एटॉमिक मास 1 होता है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम्स है तो 2 हो जाएगा. 2 × 1 2, तो 12 + 2 विल गिव 14. तो जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होंगे होमोलॉगस सीरीज़ के, वो बेसिकली डिफ़र करेंगे CH2 यूनिट से या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट से. तो आगे हम इसमें ऐड कर लेते हैं, एंड डिफर इन मॉलिक्यूलर मास बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट. अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ हमने स्टार्टिंग में ये तो देख लिया था कि जो होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स होंगे किसी एक होमोलॉगस सीरीज़ के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सिमिलर होंगी. बट अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो वो कैसी रहने वाली हैं? उनमें एक रेगुलर ग्रेडेशन हम ऑब्जर्व करते हैं. इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स के टूवर्ड्स मूव करेंगे वैसे वैसे हमें एक रेगुलर ट्रेंड मिलेगा उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, उनकी डेंसिटी हो सकती है. इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें एक रेगुलर ग्रेडेशन यानी एक रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा. वो या तो इंक्रीज़ होंगी रेगुलरली या तो डिक्रीज़ होंगी रेगुलरली, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. तो हम ये लिख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ members of homologous series show a regular gradation as the molecular mass increases. अब एक और चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं ना होमोलॉगस सीरीज़ के, हम उनको होमोलॉग्स बोलते हैं. तो ये हम स्टार बना के लिख लेते हैं. मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज़ are known as homologs. लास्टली एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो किसी एक मेंबर की बात करें होमोलॉगस सीरीज़ के या फिर डिफरेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो हम उनको आइडेंटिकल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स को. तो मेंबर्स या होमोलॉग्स जिसको हम बोल रहे थे अभी ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज़ can be prepared by almost identical methods. तो ये हो गई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी होमोलॉगस सीरीज़ की. होमोलॉगस सीरीज़ हमने डिस्कशन किया. अब हम एक बार जनरल फॉर्मूले देखते हैं डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज़ के. जनरल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट homologous series.
तो अगर हम बात करें एल्केन्स की, सबसे पहले जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमने देखे थे ना, हम उन्हीं के एक बार जनरल फॉर्मूला लिखने की ट्राई करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एल्केन्स की, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर मैंने बोला मीथेन मॉलिक्यूल CH4, तो इसमें n की वैल्यू क्या हमने पुट की, n की वैल्यू बेसिकली हमने 1 पुट किया। तो यहाँ पे जो n होगा वो 1, 2, 3 या फिर इसके आगे का कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा मीथेन। इसी तरीके से अगर हम C2H6 की बात करें तो यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया है ऊपर वाले जनरल फॉर्मूला में, तो ये मिल गया हमको इथेन। इसी तरीके से C3H8 आ जाएगा, जहाँ हम n इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका प्रोपेन। और सिमिलरली इस तरीके से आपको हायर मेंबर्स और मिलते चले जाएंगे। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट एल्कीन्स की, तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इसमें हम सबसे पहले n जो है वो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स चाहिए एल्कीन्स में, और अगर सिर्फ एक ही कार्बन एटम होगा तो उसके बीच में हम डबल बॉन्ड की बात नहीं कर सकते, हमें मिनिमम 2 एटम्स चाहिए ताकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। इसीलिए n इज यहाँ पे 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम n 2 से स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट मेंबर है एल्कीन्स के होमोलॉगस सीरीज़ का वो क्या होगा, वो होगा अपना इथीन, जिसका फॉर्मूला होगा C2H4। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से C2H4। ये है अपना इथीन मॉलिक्यूल, फर्स्ट मेंबर है एल्कीन्स के होमोलॉगस सीरीज़ का। इसी तरीके से हम C3H6 भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया अपना C3H6, ये है अपना प्रोपीन मॉलिक्यूल। एंड फर्दर आप n की वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करते जाएंगे। यहाँ पे n था 2, यहाँ पे n था 3, तो आपको हायर मेंबर्स मिलते चले जाएंगे। फिर बात करते हैं एल्काइंस के जनरल फॉर्मूला की, CnH2n-2। ये होता है एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला। अगर हम एग्जाम्पल लें, और इसमें जो n की वैल्यू होती है अगेन 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 एटम्स तो चाहिए ही कार्बन के, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल्स की, तो C2H2 ये है अपना फर्स्ट मेंबर एल्काइंस होमोलॉगस सीरीज़ का, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है अपना इथाइन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से आप प्रोपाइन भी ले सकते हो, एंड हायर मेंबर्स को इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके n की। अब हम एक बार एल्कोहल्स की बात करें अगर, तो हम क्या जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर हम एल्कोहल्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं CnH2n+1OH बेसिकली। तो इसको हम अगर टोटल लिखना चाहें तो हम क्या लिख पाएंगे, C तो n है, H हो जाएगा आपका 2n+2, क्योंकि एक H एटम जो है वो यहाँ पर भी है, तो इसको हम इसी में ऐड कर देते हैं, तो H2n+2 हो गया, और अपने पास अब बचा एक O एटम। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला आपके एल्कोहल्स का। यहाँ पे अगर हम बात करें तो n जो है आपका 1 से स्टार्ट हो सकता है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम n पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, CH3OH, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये होता है अपना मीथेनॉल। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा C2H5OH, ये होता है अपना इथेनॉल। और इसी तरीके से हम हायर मेंबर्स को भी देख सकते हैं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन।
फिर नेक्स्ट हम अगर बात करें अभी तक हमने अल्कोहल्स का डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनका क्या जनरल फार्मूला होगा। तो हम यहाँ पे अल्कोहल्स की जगह एल्केनॉल्स भी लिख सकते हैं। अगर हम होमोलॉगस सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल्केनॉल्स। बेसिकली यहाँ पे अल्कोहल्स इसलिए क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनको हम जनरली बोल सकते हैं एल्केनॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एल्केनल्स, यानी इनमें क्या होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये CHO फंक्शनल ग्रुप। इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1 CHO ग्रुप लगा होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CN+1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 C है, एक N ये और एक ये C था, और H क्या हो जाएगा 2n+2 हो जाएगा बिकॉज एक H यहाँ पर भी है, तो H हो जाएगा आपका 2n+2 और फिर हो जाएगा ये O। तो यहाँ पे हम N की वैल्यू 0 से पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम N की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट मेंबर मिल जाएगा एल्केनल सीरीज का, वो क्या होगा, वो होगा अपना HCHO। ये होता है अपना मिथेनल। यहाँ पे हमने N 0 पुट किया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें CH3CHO की, तो ये N = 1 पुट करने पे हमें मिलेगा, ये होता है अपना इथेनल मॉलिक्यूल। उसके बाद हम बात करें अगर एल्केनॉन्स की, तो ये वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO, और यहाँ पे N की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी बिकॉज मिनिमम हमें 3 कार्बन एटम्स तो चाहिए अगर हमें कीटोन बनाना है, तो 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकता है। अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें, कीटोन्स के फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज़ के, तो वो होता है अपना CH3CO CH3, इसको बोलते हैं हम प्रोपेनॉन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमने N = 3 पुट किया है, तो आप फर्दर आगे की वैल्यूज़ पुट करके हायर मेंबर्स को देख सकते हैं। एक लास्टली हम देख लेते हैं एल्केनोइक एसिड्स को। इनका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 COOH फंक्शनल ग्रुप लगा होता है एल्केनोइक एसिड्स में, तो इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं CN+1 H2n+2 O2। ये हो गया अपना जनरल फार्मूला। यहाँ पे N की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 0 से पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो फर्स्ट मेंबर होता है एल्केनोइक सीरीज़ का, वो होता है अपना मिथेनोइक एसिड HCOOH। यहाँ पे हमने बेसिकली N को 0 पुट किया है, ये मिला है हमको जो है वो मिथेनोइक एसिड है अपना। उसके बाद हम इसमें N की वैल्यू 1 अगर पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा इथेनोइक एसिड। एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। लास्टली हम साइक्लोएल्केन्स की भी बात कर लेते हैं। साइक्लोएल्केन्स क्या होंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके के कंपाउंड्स, तो उनका भी जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, दैट इज़ सिमिलर टू एल्कीन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे मिनिमम 3 कार्बन एटम्स तो चाहिए ही होंगे ताकि हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना पाएँ, बिकॉज 2 कार्बन एटम्स से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे N की वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमें अगर हम N की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा C3H6, यानी ये वाला मॉलिक्यूल।
साइक्लोप्रोपेन। अगर हम C4H8 की बात करें तो वो क्या होगा, वो इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा अपना, साइक्लोब्यूटेन। तो आई होप कि आपको होमोलॉगस सीरीज़ जनरल फार्मूला रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो अभी तक क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हम कैसे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने n की वैल्यू 3 पुट की है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट की है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करिए। और जो भी आपको अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग।